साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस मिशन में जिसका नाम है ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। और आज जब हर तरफ अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लोग आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें की जा रही है जिसका साइंस बैक्ड कोई रिश्ता ही नहीं है। भारत में डॉक्टर लगाकर सबसे ज्यादा, मैं कहूँगा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मुझे शोभा नहीं देता, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा ढोंगी लोग डॉक्टर लगाकर ही घूमते हैं। एक मैं कोई XYZ प्लेटफॉर्म देख रहा था, उस पर कोई क्यूट्रस मे बी किसी, आई डोंट नो हु शी वाज, बट टोटल अननेसेसरी टॉक्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं कठोर ब्रह्मचर्य के बारे में, और ये सेशन गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे की शुरुआत करूं उससे पहले एक हिस्ट्री में आपको लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि आजकल की साइंस और आजकल के डॉक्टर्स, क्योंकि मैं भी MBBS ग्रेजुएट हूं, मैंने भी MBBS 2011 के बैच से किया है। और आजकल के कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मेस्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन यानी कि वीर्य बहाना सही है। मुद्दे को समझते हैं। आज के कुछ साल पहले सिगरेट स्मोकिंग को डॉक्टर्स प्रमोट करते थे और सिगरेट दवाइयों में सम्मिलित थी। ये बातें हैं 1930s की। इवन 1990s तक सिगरेट को स्ट्रेस रिलीवर और वो एक वो सब्सटेंस माना जाता था जो आपकी जिंदगी को बेहतर करता है। सिगरेट एक वो सब्सटेंस था जिसकी वजह से आप रिलैक्स रहते हैं, और कई लोगों का सजेशन ये था इससे दांत का दर्द और कान का दर्द ठीक होता है। ये फिलिप मॉरिस का एडवर्टाइजमेंट है जो 1930s में छपा है। फिलिप मॉरिस वो कंपनी है जो मार्लबोरो सिगरेट बनाती है, और इनका ये कहना था कि हमारी जो सिगरेट है वो थ्रोट फ्रेंडली है, गले में चुभन कम होती है। तब तक ये पता ही नहीं था कि सिगरेट से लंग कैंसर होता है, और डॉक्टर्स इसको प्रमोट करते थे कि इससे शांति मिलती है। फिर एक कंपनी आई, जब इनको पता लगा कि नहीं यार फिलिप मॉरिस तो डॉक्टर्स के थ्रू इसको प्रमोट करवा रही है, फिर एक दूसरी कंपनी आती है, और वो कंपनी एक अलग तरीके से प्रमोशन शुरू करती है। वो कहती है कि हमारी सिगरेट, मोर डॉक्टर स्मोक कैमल्स देन एनी अदर सिगरेट। कैमल वो ब्रांड है जिसको सबसे ज्यादा डॉक्टर्स पीते हैं, तो आपको कैमल ही पीनी चाहिए। इस तरीके की मार्केटिंग हिस्ट्री में होती रही है जब तक ये पता नहीं चला कि लंग कैंसर इसी सिगरेट से होता है। ये मार्लबोरो का एडवर्टाइजमेंट है तब का, जो फिलिप मॉरिस का ब्रांड है। और तब तक सिगरेट एक अल्टीमेट सब्सटेंस माना जाता रहा। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, 1996 जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ वो विल्स वर्ल्ड कप था, यानी कि सिगरेट के नाम पर वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन आज हम जानते हैं कि सिगरेट 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये कुछ डेटा है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। फेफड़े के कैंसर और सिगरेट पीने के बीच का संबंध का पता 1930 में चला। तब तक इवन क्लियर नहीं था। और जेम्स ड्यूक जो सिगरेट को जिसने कमर्शलाइज किया, उसकी डेथ 1925 में हुई। तब तक भी सिगरेट को लाभदायक बताया गया, उसका प्रचार किया गया। यहां तक कि 1906 तक सिगरेट दवाइयों की एनसाइक्लोपीडिया में शामिल थी। टोबैको कंट्रोल पत्रिका के एक हाल ही के लेख में रॉबर्ट प्रॉक्टर लिखते हैं कि तंबाकू उद्योग के कई लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें इन्हें बेचने वाली दुकानें, विज्ञापन कंपनियां, सिगरेट के पैकेट डिजाइन करने वाले कलाकार, सिगरेट कंपनियों में से काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। आप ये देखिए कि जेम्स ड्यूक जिसने सिगरेट बनाई, वो 20वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या है, और इससे बड़ी समस्या है मैस्टरबेशन, वीर्य का बहाव, जिसे आज की दुनिया फायदेमंद बताकर बेच रही है। अफसोस। मुद्दे पर आते हैं। हो सकता है जिसको आज आपको अल्टीमेट
फायदेमंद चीज बताया जा रहा हो, कुछ मूर्खों के द्वारा वो चीज आपको 10 साल 20 साल बाद मालूम चले कि अब आप शक्तिहीन हो चुके हैं, अब आप में कोई ताकत नहीं है, कोई जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है, चेहरे पर चमक नहीं है, आंखों में गड्ढे हैं, उड़ते हैं तो चक्कर आते हैं, चलते हैं तो गिर जाते हैं, पढ़ने का जज्बा बचा नहीं है, मेहनत करने की हिम्मत बची नहीं है, जुनून की आग रही नहीं है, और युवा नहीं, राख हो चुके हो, मिट्टी में खाक हो चुके हो। ऐसा आपके साथ हो सकता है अगर आप ऐसे ही मूर्खों की बातें मानते रहें तो। जैसा कि 1930s और 1920 में सिगरेट पीने वालों की बात मानकर लोगों ने सिगरेट पी, और उसके बाद लंग कैंसर वाले लोगों में बाढ़ सी आ गई कि हर कोई इंसान, अल्टरनेट इंसान लंग कैंसर से सफर कर रहा था। अफसोस की बात यह है कि आप देखिए कि सिगरेट की कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती है। सिगरेट डू नॉट हैव एक्सपायरी डेट, लेकिन वो इंश्योर करती है कि जो उनको पी रहा है वो पक्का एक्सपायर हो जाएगा, ये गारंटी होती है। खैर, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा था कि ऐसा भी होता है। फिलहाल मुद्दे पर चलते हैं, ब्रह्मचर्य। और आज सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं होगी, आज देश के युवाओं से जुड़े हर मुद्दे की बात होगी, हर मुद्दे की चर्चा होगी। शांति के साथ में समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, और हमेशा की तरह अपने मन में, अपने तन में, अपनी आंखों के सामने चीज़ों को अंतर्ग्रहण करते हुए, हमेशा समाहित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्या शुरू किया जाए? एक बार आपकी राय जान ली जाए, फिर हम चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य आज का मुद्दा है, और मैं आज जिन मुद्दों पे डिस्कस करना चाह रहा हूं, एक बार आपको बता देता हूं। बेसिक से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, हाउ इविल डेवलप्स, इस नशे की शुरुआत होती कैसे है। सबसे पहली बात, एंशियंट स्क्रिप्चर्स इसके बारे में क्या कहते हैं। एंशियंट स्क्रिप्चर्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में, दुनिया के इतिहास में ब्रह्मचर्य के ऊपर बनाया गया सबसे पावरफुल वीडियो आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइव देख रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में है डोपामाइन ड्रामा, डोपामाइन ड्रामा एंड लॉस, डोपामाइन एंड लॉस, उसकी बात हम लोग करेंगे। फिर हम लोग करेंगे एक बार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य, स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य कैसे पालन होता है, क्या क्या आदतें होनी चाहिए उस काम के लिए, उसकी बात करेंगे। बेनिफिट्स की बात करेंगे, बेनिफिट्स, नाइटफॉल यानी कि स्वप्न दोष, बेनिफिट्स की बात करेंगे। कुछ ड्रॉबैक्स हैं, नाइटफॉल की बात करेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स की बात करेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स, और एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन की बात करेंगे ना, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसम्यूटेशन। तो आज का सेशन एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, 9th-10th के बच्चों के लिए, 11th-12th कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, जिसकी भी उम्र 25 साल से कम है या इवन ज़्यादा भी है, क्योंकि भारत में तो लोग अक्सर दुरुपयोग करते रहे हैं इस चीज़ का। तो ये सेशन आप सभी के लिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, एक स्ट्रॉन्ग सेशन होने वाला है। तो सबसे पहली बात कि इसका डेवलपमेंट होता कहाँ से है। देखिए, स्कूल्स या कोचिंग्स में, स्कूल में या कोचिंग्स में किसी बच्चे को ये बताया जाता है, उसके साथ ही बताते हैं मेट्स, कि अगर आप मैस्टरबेट करते हो, अगर तू मैस्टरबेट करता है, अगर तू हस्तमैथुन करता है, तो उससे फायदा ये होगा, मेल की बात करूं फिलहाल, मेल की बात करूं फिर फीमेल की बात करेंगे, तो उसका फायदा ये होगा
आप आपका सेक्स ऑर्गन जो है वो ग्रो करेगा। और अगर ये काम नहीं करते हो तो तुम नपुंसक रह जाओगे, तुम हिजड़े बन जाओगे, तुम हमेशा के लिए ऐसे हो जाओगे कि तुम औलाद पैदा नहीं कर पाओगे। यहां से शुरुआत होती। भाई जिसका जीवन ब्रह्मचर्य के नाश की वजह से बर्बाद हो गया है उनके लिए भी सेशन है, बर्बाद ना हो उसके लिए भी सेशन है। बहुत सारे लोग भारत में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस होता है और वो इन सब गलत आदतों में पड़ते हैं, उनके लिए भी सेशन है। शांति से देखते जाइए। तो जब ऐसा उसको बताया जाता है उसके साथी, तो वो ये काम घर पे आके करता है। और जब वो काम घर पे आके करता है तो सीमन रिलीज, जैसे ही डिस्चार्ज सीमन वीर्य उसका बाहर निकलता है, सीमन रिलीज जब होता है तो उससे सडनली डोपामीन बढ़ता है, डोपामाइन स्पाइक होता है। और डोपामाइन एक वो सब्सटेंस है जो जब भी रिलीज होता है, जिस भी चीज से रिलीज होता है उस चीज को आपकी आदत बना देता है। सिगरेट पीने से डोपामाइन रिलीज होता है, शराब पीने से रिलीज होता है, खाना खाने से रिलीज होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, चरस हुआ, गांजा हुआ, इन सब से डोपामिन रिलीज होता है। कुछ डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये हमारे पास में डोपामिन बेस लाइन पर है। ये आप देख रहे हैं कि डोपामिन का प्रेजेंटेशन है। फूड से थोड़ा सा बढ़ जाता है, वीडियो गेम से 175% चलाता है, सेक्स से 200%, कोकेन से 450%। और ये एम्फिटेमाइन और मिथेम्फिटेमाइन ये ड्रग्स हैं जो कोई बड़े अमीर लोग इनका नशा करते हैं। और इस केस में ड्रग से 1000% तक बढ़ जाता है, 1300% तक बढ़ जाता है। और डोपामाइन जब किसी भी चीज़ से शूट अप करता है तो वो इंसान की लत बन जाती है। तो जैसे ही जो मैंने आपके साथ में बात की कि उसका सीमन रिलीज हुआ, डोपामाइन रिलीज हुआ, तो उसको क्या होता है, उसको रिलैक्सेशन फील होता है, रिलैक्सेशन फील होता है। और अब वो उसकी लत में बदलने लगता है। जिस भी चीज से इंसान को स्ट्रेस फ्री महसूस होता है, ये लगता है कि आनंद आ गया, उसकी लत बन जाती है। और जब भी वो जिंदगी में स्ट्रेस फेज में जाता है वापस से फिर, तो हर बार वो काम करता है। और कई लोगों को, मेरे पास में बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि सर आपके सेशंस ने ज़िंदगी बचा ली, वरना ना हमको स्कूल में कुछ सिखाया ना हमको कॉलेज में कुछ सिखाया। हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, शरीर कमज़ोर हो गया है, कुछ नहीं पचता है, जो कुछ खाते हैं इंडाइजेशन हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है, जुनून जिद कुछ बची नहीं है और मन करता है कि इस दुनिया को छोड़ दें। ये सब होता है सबकी वजह से। अच्छा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है, क्या कारण है कि जब मेट्स ने बोला कि इससे आपके सेक्स ऑर्गन की लेंथ बढ़ेगी, वाई दे गॉट इंस्पायर्ड? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि वाई दे गॉट इंस्पायर्ड। एक्चुअली में क्या है कि इजिप्ट में, मतलब अगर एक हिस्ट्री के ऊपर जाया जाए, इतिहास के ऊपर जाया जाए, तो इजिप्ट में और ग्रीक में सेक्स गॉड रहे हैं। ऐसे देवताओं की बात हुई है उनके इतिहास में जो सेक्स के गॉड थे। इजिप्ट में मिन थे, मिन, और ग्रीक में पाइरेपस, ये दो देवता हैं। और इजिप्ट और ग्रीक, इन दोनों की सभ्यताएं मानव पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डालती है। इजिप्ट और ग्रीक में जो हुआ उसको हम सिग्निफिकेंट तौर पे फॉलो करते हैं। उन देवताओं की एक बार फोटोज में आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा ब्लर मैंने करवा दिया है। और यहाँ पर क्लियर कट ये दिखाया गया है कि ये देवता जो थे ये सेक्स के देवता हैं। इजिप्ट यहाँ पर है, एक अफ्रीकन वेल डेवलप्ड
आप कह सकते हो कल्चर था, एक सभ्यता थी, एक सिविलाइजेशन था इजिप्ट में। और ये इनके देवता मैंने आपको दिखाए। ग्रीक, ग्रीस जो है आ, वो यूरोपियन पार्ट है, दोनों आपस में बिल्कुल पास पास में थे सिग्निफिकेंटली। तो ये मनुष्य में चाह रही है, वो भगवान जैसा होना चाहता है। वो इसलिए उनको पूछता था कि उनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उनको आशीर्वाद देंगे, और ऐसे कई भ्रांतियां रही है इंसान के दिमाग में। वो चाहता है, जैसे हम बोलते हैं विद्या की देवी सरस्वती, तो हम उनकी पूजा करते हैं कि हमको भी विद्या मिले। धन की देवी लक्ष्मी, उनके पास बहुत सारा पैसा है तो हमको भी पैसा मिले। तो मिन और पायरेपस का प्रेजेंटेशन इस तरीके से था, इनमें अथाह सेक्सुअल एनर्जी है, इनके सेक्स ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग है, हमको इनकी पूजा अगर करनी है, अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो हम भी इनके जैसे पावरफुल हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इंसानों में सेक्स ऑर्गन्स की साइज को बढ़ाने का इतना ज़्यादा क्रेज है कि कई देशों में, इन मैनी कंट्रीज, सेक्स ऑर्गन पर टायर बांधकर कुछ लोग उल्टे चलते थे। टायर बांध दिया और अब उल्टा मूवमेंट कर रहे हैं ताकि सेक्स ऑर्गन की साइज बढ़ जाए। ब्राजील में 17वीं सेंचुरी में टोपीनामा, एक वहाँ का ट्राइब है, जाति है टोपीनामा, उस सेक्स ऑर्गन को सांप से कटवाते थे, और सांप के जहर से उसमें सूजन आती थी, उनको लगता था कि सेक्स ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है। जो कुछ लोग टायर बांध के चलते थे उनका परसेप्शन था कि इससे सेक्स ऑर्गन की साइज बढ़ती है, जबकि सच्चाई ये है कि पेनिस, जो एक प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं कह सकते उसको, पेनिस एक बेसिक सेक्सुअल ऑर्गन है, तो वो एक टिश्यू है, दैट इज नॉट ए मसल। ये चीज़ें बाद में क्लियर हुई, बाद में जाके समझ में आया। तो कुल मिला के हमारा ये रहा है कि हम चाहे वो टायर हो, चाहे वो पॉइजनस स्नैक हो, ये सब चीज़ें प्राचीन मानव सभ्यता का हिस्सा रही है कि हमको सेक्सुअल स्ट्रेंथ चाहिए, सेक्सुअल पावर चाहिए। और अब क्या हो गया है, अब मुद्दों को समझना ध्यान से एक बार। मुद्दा क्या है? जब स्कूल में, कोचिंग्स में ये बता दिया गया उसको कि भाई ये अच्छी चीज़ है, इससे सेक्सुअल ऑर्गन की साइज बढ़ती है, डोपामिन उसका रिलीज हो गया, उसको लत पड़ गई। अब क्या होता है, अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अब वो जब भी स्टिमुलेट होता है, जब भी मान लो वो कोई इंस्टाग्राम पर कोई रील देखता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो मुजरा चल रहा है, मुजरा चल रहा है, वहां पर तो यह है कि जो जितना नंगा होके अश्लील प्रदर्शन करे उस पर उतने ही ज्यादा व्यूज हैं। फीमेल टेंडेंसी होती है कि फीमेल्स को अटेंशन चाहिए, फीमेल्स को सेक्स नहीं चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। मेल्स को अटेंशन सेकेंडरी है, उनको सेक्स चाहिए। इसी तरीके से डिजाइंड है हमारी बॉडीज। आप देखेंगे किसी भी लड़की के लिए सेक्स एक फायदे का सौदा नहीं है, नुकसान का सौदा है। क्यों? जब भी कोई लड़की, क्यों गर्ल्स जो होती है उनकी साइकोलॉजी ऐसी क्यों है कि वो सेक्सुअल प्रॉन नहीं है, वो सेक्स के प्रति इंटरेस्टेड नहीं है? उसका कारण क्या है? क्योंकि कोई भी फीमेल अगर सेक्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसके लिए वो 9 महीने का स्ट्रेस है, 9 महीने तक बच्चे को पालना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी डिवाइसेस आई हैं जिसकी वजह से आज प्रेगनेंसीज रोक सकते हैं हम, वो पहले नहीं थी। तो प्राचीन इवोल्यूशन के हिसाब से साइकोलॉजी डेवलप हुई। फीमेल के लिए सेक्स इज ए मैटर ऑफ 9 मंथ्स प्लस, जब बच्चा पैदा हो गया तो 1-2 साल तक उसका लालन पालन करना है, तो ये 2-3-4 साल का मुद्दा हो जाता है। और ये मेल, इट्स ए मैटर ऑफ 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स। तो फीमेल क्या करती है, जब उसको पता है कि मेरे लिए एक बहुत भारी मुद्दा होने जा रहा है, तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट को चूज करूं। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट को चूज कैसे होंगी? वो सबसे पहले सबको बुलाएंगी। तो प्राचीन काल में ये काम स्वयंवर के थ्रू होता था, स्वयंवर, कि हम एक पावरफुल इंसान को ढूंढ लेते थे। हाँ, जैसे महाभारत में हुआ स्वयंवर, द्रौपदी ने किया, रामायण में सीता ने किया स्वयंवर। अब वो स्वयंवर का जो नाच हो रहा है, वर्तमान स्वयं, वो इंस्टाग्राम पे हो रहा है।
कि मैक्सिमम फॉलोअर्स को इकट्ठा करो और कहाँ पर एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ में हम जिंदगी गुजार सकें। तो फीमेल्स के लिए इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, उनके लिए अटेंशन पहली चीज है, उनके लिए अटेंशन पॉइजन है। मेल्स के लिए पॉर्न साइट्स पॉइजन है। अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी हो जाती है फीमेल्स की कि हमको तो अटेंशन चाहिए, वरना उनको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। मेल को नहीं चाहिए। मेल का सीधा सीन है 15-20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उनके लिए गेम सालों का नहीं है, इसलिए वो सेक्स प्रोन है। तो हमें साइकोलॉजी के ऊपर समझने की जरूरत है, और इसीलिए फीमेल जो है वो हमेशा हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान का चुनाव करती है। उनको सिखाया नहीं है, उनकी साइकोलॉजी है। उनके लिए सेक्स बहुत सेकेंडरी एस्पेक्ट है। उनके लिए सिक्योरिटी, सेफ्टी और फैमिली के हालात, क्योंकि उनको बच्चे की ज़्यादा परवाह है, तुम्हारी परवाह नहीं है, होने वाले बच्चे की परवाह है। तो वो हमेशा सक्सेसफुल इंसान को इंसान का चयन करती है। मेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर। और इसीलिए जब भी आप ये देखेंगे, जब भी कोई इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हम आपके साथ में, हम आपके साथ में, एंड सो ऑन। तो उनके लिए सक्सेस एक 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 बड़ा मैटर है। तो मैं कह रहा था कि जब स्कूल में सिखा दिया गया, तो जब इंस्टाग्राम से वो स्टिमुलेट होते हैं, क्योंकि वो फॉलो ही ऐसे लोगों को करते हैं जो उनको बार बार स्टिमुलेट कर सके, और वो सिर्फ एक ऐसा मौका ढूंढते हैं कि एक बार हम स्टिमुलेट हो गए हैं, एक बार हमको मौका मिल गया है, तो फिर हम वो सीमन को रिलीज करते हैं। और मेरे पास कई मैसेज आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता। बोले सर मैं दिन में 4 बार मैस्टरबेट करता हूँ। सर माँ बाप से नजरें नहीं मिलती, अब शरीर ऐसा हो गया कमजोर, क्योंकि मैस्टरबेशन का सीधा है कॉन्सेप्ट है, उससे बॉडी हीटअप हो जाती है अंदर ही अंदर, डाइजेशन खराब हो जाता है, बिल्कुल डाइजेशन खराब हो जाता है, चेहरा निस्तेज हो जाएगा, कुछ काम करने का जुनून नहीं होगा, सुबह उठेंगे थके थके उठेंगे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग समय के साथ साथ में, क्योंकि सीधी सी बात है, सेक्स एक तरीके का भोग है, और ये भोग जो है वो अंधेरे में होता है। मैस्टरबेशन जो है, हस्तमैथुन जो है, वो अंधेरे में होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ये काम करना है तो वो इंसान क्या करेगा, वो रात को जगेगा, रात को जगेगा, और फिर बहुत लेट सोएगा ये सब उल्टे सीधे काम करके, और सुबह उठेगा 10 बजे, 11 बजे, थका हुआ, पेट खराब हो रखा है, खाना पच नहीं रहा है, मोशन प्रॉपर हो नहीं रहे हैं, खाने का मन कर नहीं रहा है, फिर वो वापस रात का इंतजार करता है। तो ये जो भोगी है ना, ये धीरे धीरे रोगी बन जाता है। आंखों में चश्मे का नंबर बढ़ गया है, चश्मा लग गया है, कमजोरी आ गई है, और खत्म हो गया इंसान। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं हिंदुस्तान को, मुझे नहीं पता कि हमारे पॉलिटिशियन अपना प्रॉमिस कितना पूरा कर पाएंगे, मुझे नहीं पता कि हमारे टीचर्स कितना प्रॉमिस पूरा कर पाएंगे, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं एक मिशन पर हूँ, कि मुझे उन लोगों की ज़िंदगी को बदलना है जो कमज़ोर हो चुके हैं। मुझे हिंदुस्तान को फिर से ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना है। मुझे वो 100 विवेकानंद बनाने हैं जो स्वामी विवेकानंद का सपना था, जो दिमागी रूप से ताकतवर हो, शारीरिक रूप से ताकतवर हो, जिनमें जुनून हो, जज्बा हो, लड़ने की क्षमता हो, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। और इसलिए मैंने ओटीटी भारत बनाया है, ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत। और मैं ये सब चीजें, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इसलिए मैं खुलेआम आकर इसके बारे में बात करता हूँ और ये समझाता हूँ कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस भी पढ़ी है, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, पैथोलॉजी पढ़ी, फॉरेंसिक पढ़ी, फार्मा पढ़ी, माइक्रो पढ़ी, सर्जरी पढ़ी, मेडिसिन पढ़ी, गायनी पढ़ी, ऑप्स पढ़ी, स्किन पढ़ी, ऑर्थो पढ़ी, मैंने सारी मेडिकल साइंस पढ़ी।
ईएनटी पढ़ी, ऑफ्थेल्मो पढ़ी, सब पढ़ा है। तो मैं साइंस के साथ तो मैंने स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं, और मैं वही बात आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेडिकल साइंस के और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के ज्ञान को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और समझिए एक बार। ऋग्वेद, ऋग्वेद एक बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर है। वो कहता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी फुलेस्ट लाइफ जीना चाहता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, तो उसको ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, एक नई टर्म आई। ब्रह्मचर्य भारत में बहुत समय से है। सेलिबेसी टर्म वेस्टर्न कंट्रीज में अभी आया है, जिसको नो फैप भी बोलते हैं कुछ लोग। नो फैप, नो फैप नवंबर, नो फैप मंडे, नो फैप सैटरडे एंड सो ऑन। भारत में, देखो भारत क्यों विश्व गुरु, मैं आपको समझाता हूँ। भारत में कहा गया, भारत के जो 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 पुराने ग्रंथ है वो कहते हैं कि फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से हमारा शरीर वापस से रिजुविनेट होता है, नया हो जाता है, कैंसर सेल्स नहीं बनती है, कैंसर नहीं होता उन लोगों को जो व्रत रखते हैं। पश्चिम के लोग हम पे हंसते थे, बोले बेवकूफ़ हो, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए, और आराम से 11-12 बजे तक डिनर करना चाहिए। आज वही लोग फास्टिंग के लिए बोलने लगे हैं कि फास्टिंग से कैंसर ठीक होता है। इसी बात के ऊपर नोबेल प्राइज दिया है। भारत के लोग ब्रह्मचर्य को भी बहुत समय से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। ये कुछ नहीं है, इससे तो स्ट्रेस रिलीज होता है, एंग्जाइटी खत्म होती है, सब कुछ ठीक होता है, करो जितना हो सके उतना। लत लगे, स्ट्रेस एंग्जाइटी तो सिगरेट से भी दूर होती है, तो पीते रहो सुबह से शाम तक। लंग कैंसर होता है किसी को नहीं पता। ऋग्वेदा में कहा गया है कि अगर किसी इंसान को अपने फुल्लेस्ट फॉर्म में जाना है, फुल्लेस्ट हाईएस्ट पावर में, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उसके बिना वो फुल्लेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता। और ये मेल्स के लिए भी है, ये फीमेल्स के लिए भी है। आगे सुनिए एक बार, आगे सुनिए एक बार। पतंजलि, बाबा रामदेव ने इसके नाम से कंपनी बनाई है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एस्पेक्ट सेकेंडरी है, लेकिन पतंजलि, पतंजलि भारत में सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने योग सूत्र और योगा के ऊपर एक सिग्निफिकेंट काम किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य को वीर्य मानने की गलती मत करना, ये विल पावर है, कुछ करने का जज्बा है। जो वीर्य बहाएगा उसमें कुछ करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। उन्होंने सीधा कहा कि वीर्य यानी कि सीमन, ये विल पावर है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तुम खुद सोच के देखो, अगर भगत सिंह सुबह से शाम तक सीमन ही बहाते रहते, तो क्या देश के लिए कुछ कर पाते? और आज भी जो इंसान अपने जुनून के लिए जिंदा है, वो किसी ना किसी रूप में अपने वीर्य को संरक्षित कर रहा है। शांति से समझना इस चीज। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हर दिन मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनमें वीर्य नहीं है। जिनमें वीर्य है उनमें डिटर्मिनेशन होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मोटिवेशन तुम बाहर से ले सकते हो, इसकी औकात 2 कौड़ी की होती है, लेकिन डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर का होता है। और ये, इसमें इतनी ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में आ सकता है, बशर्ते तुम्हारे में डिटर्मिनेशन हो। और डिटर्मिनेशन के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा है कि जिंदगी में आपका अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, सक्सेस, सफलता, जो भी आप हासिल करते हैं सक्सेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है सेक्रीफाइसेस के, और इनवर्सली होती है डिवाइसेस की। तुम्हें इस लेवल का सेक्रीफाइस नहीं करना कि तुम वनवास में चले जाओ। तुम्हें यह भी नहीं करना है कि तुम बुद्ध की तरह तुम राजकुमार हो, तुम घर छोड़ के आ जाओ। तुम्हें सिर्फ अपनी जवानी का सर्वोच्च त्याग करना है,
और जवानी में सर्वोच्च त्याग क्या है? ब्रह्मचर्य। एक प्योर सेक्रीफाइस है। अगर मैं कहूंगा कि व्हाट इज द हाईएस्ट सेक्रीफाइस, जवानी में सर्वोच्च सेक्रीफाइस क्या है, तो मैं कहूंगा दैट इज द ब्रह्मचर्य। और वो आपके लिए मस्ट है, वो आपके लिए मस्ट है। पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, और वो ये सब बंद करके कोई वेबसाइट खोल लेते हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज की कमाई हो रही। वेस्टर्न कंट्रीज 99% पॉर्न कंटेंट क्रिएट करती है, और हमारा देश 99% लोग वो कंज्यूम करते हैं, उनकी कमाई हो रही। तो उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है कि तुम इसे कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आनंद आ रहा है, चलो हमारा माल बिक रहा है, हमारा कंटेंट बिक रहा है। भारत पाकिस्तान पागल हो रखे हैं, पाकिस्तान तो खैर पागल ही है, भारत भी हो रखा है। तो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि सर क्या सेक्रीफाइस करें, हमारे पास तो डिवाइसेस हैं, एक में इंस्टाग्राम चलाते हैं, एक में फेसबुक चलाते हैं, एक में ट्विटर चलाते हैं, एक में यूट्यूब चलाते हैं, एक में गेम खेलते हैं, एक में चैटिंग करते हैं। इतनी सारी डिवाइसेस भरी पड़ी, और सेक्रीफाइसेस वो नहीं है सर। सेक्रीफाइसेस है ही नहीं सर। हमको तो अगर 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे भूख लग गई ना, तो हम तो टोमेटो से ऑर्डर मंगा के खाते हैं। वही सर, चटपटे खाने जिससे बर्बादी होती हो। सेक्रीफाइस नहीं करते सर। जब बहस करनी हो तो चुप हम रह नहीं पाते, हम तो पूरी बकवास करते हैं। जितना बेकार बोल सकते हैं उतना बेकार बोलते हैं, जितनी गालियां दे सकते हैं उतनी गालियां देते हैं। यही तो हम अभ्यास करते हैं सुबह से शाम तक। पवित्रता तो हमारे में खत्म हो चुकी। हम तो सिर्फ वही बकवास करते हैं जिसकी वजह से हम नीचे गिर सके, जितना हो सके उतना। आयुर्वेदा में कहा गया है, और धीरे धीरे इस बात को मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मान लेगा, मैं फिर कह रहा हूँ। आयुर्वेदा कहती है कि जवानी में 3 ही चीजें आपकी शक्ति है। एक आपका आहार, एक आपकी नींद, और एक आपका ब्रह्मचर्य। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्हीं से तुम्हारे में शक्ति आएगी, इन्हीं से तुम्हारे में ताकत आएगी, इसी से तुम दुनिया जीतोगे, इसी से तुम ब्रह्मांड की सर्वोच्च क्षमता को प्राप्त करोगे, सर्वोच्च जोश को प्राप्त करोगे, कुछ कर गुजरने की क्षमता को प्राप्त करोगे। वरना तुम खत्म हो जाओगे, कुत्ते की मौत मरो। उसके बाद तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे उसे फॉलो कर सकते हैं, और क्या क्या वो चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। रहीमन दास जी की एक बहुत फेमस लाइन है, मुझे मालूम नहीं कि कभी आपने इसका मतलब ये निकाला कि नहीं निकाला, बट लाइन है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। जो भी आपका सवाल आ रहा है, मैं उन सारे सवालों को लेता रहूंगा। कुछ लोग पेट संबंधित समस्याओं की बात कर रहे हैं, मैं वो ये, क्योंकि स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य के लिए पेट साफ होना मस्ट है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेंटरशिप सेशन विश्वास बैच, जो हमारा एक बैच है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली रखा गया है। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मैं सारी बातें बता दूं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में, जब इंटरनेट अश्लील कंटेंट एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, ध्यान से समझिए। रहीमन दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून,
पानी गए ना उभरे, अगर पानी खत्म हो गया तो मोती उबर नहीं सकता, मोती बन नहीं सकता, चून बन नहीं सकता और मनुष्य बन नहीं सकता। यहाँ पानी का मतलब, अगर आप पानी पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। यहाँ पानी का मतलब मनुष्य के एस्पेक्ट में वीर्य है। ये बात भी सही है कि मानव सभ्यता को पनपने के लिए भी पानी चाहिए, लेकिन अगर इसका गहरा मतलब निकाला जाए तो यहाँ पर मनुष्य के लिए इसका विशेष तौर से मतलब वीर्य है कि जिस इंसान में सीमन खत्म हो गया हो उस इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसा माना गया है कि कम से कम 25 ईयर्स की उम्र तक, ताकि आप मेंटली, ताकि आप फिजिकली, ताकि आप सेक्सुअली अपने हाईएस्ट फॉर्म में जा सकें। हाईएस्ट फॉर्म में ये तब था जब इंसान की उम्र 100 साल हुआ करती थी, लेकिन फिर अगर आज के समय में इसको मॉडिफाई करें तो कम से कम 21 साल तक, ये 21 साल नहीं तो कम से कम 20 साल तक तो किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खैर, तो होपफुली अभी तक मैंने जितनी बातें करी है वो आपको समझ में आई होगी और कोई इसमें डाउट आपको नहीं होगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि मैस्टरबेशन, ऐसा भी देखा गया, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि कुछ लोग इतना ज़्यादा मैस्टरबेट कर लेते हैं कि उनका सीमन पतला हो गया है और अब ऑटो सीमन लीकेज होता है। जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, ये तो कैल्शियम रिलीज हो रहा है, ये तो सीमन नहीं है, कुछ और है। और जब वो सीमन रिलीज होता है तो पैरों में, विशेष तौर से पिंडलियों में, जो काफ मसल्स है पीछे, उनमें दर्द होता है, झंझनाहट सी होती है। उन सारी समस्याओं की मैं बात करूंगा। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमको नाइटफॉल होने लगता है, स्वप्न दोष होने लगता है, मैं उसकी बात भी करूंगा। शांति से चीज़ें समझिए, फिर फीमेल्स की बात भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या मुद्दा है, और विशेष तौर से जो आपके छोटे भाई बहन हैं या जिनको आप ये बातें नहीं बता पाते, उन तक इस चीज़ को जरूर से बताएं। आगे समझते हैं हम लोग। आपको पता ही होगा ना कि हमारे देश को बिगाड़ने में जितना रोल बॉलीवुड का है उतना किसी का नहीं। वो शाहरुख खान भैया आते हैं, उनको लड़कियां कहती है हाय हैंडसम, हाय हैंडसम, कहता है फेयर हैंडसम, मर्दों की सख्त त्वचा के लिए, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस डेनवर। फिर वो अलग अलग मूवीज बनाते हैं जिसमें यही सब चीज़ें दिखाते हैं और लास्ट में कहते हैं कि ये सब बकवास है, विमल खाओ क्योंकि उसमें केसर का दम है, दाने दाने में केसर है, और ना जाने क्या क्या। और भारत का लड़का या लड़कियां इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि वो उन्हीं को अपना आदर्श मानकर उन्हीं के चरणों में नतमस्तक हो रखे। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम, मर्दों की सख्त त्वचा के लिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी त्वचा चमकने लगेगी अगर तुम समय से उठते हो, पसीना बहाते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। खैर, यहाँ समझो, प्राचीन धर्म ये कहते हैं, धर्म में कहा गया कि वीर्य एक शक्ति है और वीर्य बहाना एक पाप है। जब धर्म किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो धर्म कहता है ये पाप है। जब धर्म किसी चीज को कंट्रोल करना चाहता है लेकिन रीजन नहीं होता तो वो कहता है कि ये पाप है। तो धर्म इसको एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर पाया, उसने कहा पाप है तो पाप। अब भारत में या किसी भी देश में क्या होता है, किसी भी चीज को धर्म बोल दे पाप है तो लोग उसको छुपके छुपके करते हैं। हाँ, लेकिन छुप छुप के मिलने में, मिलने का मजा तो आएगा। तुम लाख छिपाओ प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, एंड सो ऑन। तो धर्म तो कहता है कि भाई पाप है, हमारी बस की बात नहीं, तुम भाड़ में जाओ। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है कोई पाप पाप नहीं है, इससे स्ट्रेस खत्म होता है, एंजाइटी खत्म होती है, और ये बेहतरीन है, मजे लो। ये साइंस कहती है। लेकिन उसी साइंस को डेप्थ में जानने वाले लोग
उसी साइंस को डेप्थ में जानने वाले लोग, जैसे मान लो फुटबॉल का वर्ल्ड कप आया, तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जो स्पोर्ट्स साइंस को समझते हैं वो लोग कहते हैं कि भाई जितने फुटबॉलर्स हैं, इनकी जो पत्नियां हैं, जो इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वो मना कर देना सेमीफाइनल और फाइनल में स्पेसिफिकली, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का मैच है, स्टेमिना हाई चाहिए, वो लोग चाहिए जिनमें दम हो, ये लोग पहले ही खत्म हो जाएंगे। सीधा मतलब ये है कि अगर कोई इंसान, अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर ये चीज़ सही है, नहीं ये गलत है, भाई तुम ये चीज़ कर रहे हो और उसके बाद तुम्हें अगर बहुत स्फूर्ति महसूस होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हाथ पैरों में बहुत शक्ति आ गई और तुम दुनिया को जीत लोगे, क्या ऐसा होता है? नहीं, तुम कमजोर पड़ जाते हो। अगर मैस्टरबेट करने के बाद में किसी इंसान को कहा जाए कि 10 किलोमीटर भाग के बता, तो नहीं भाग पाएगा। 20 किलोमीटर भाग के बता, नहीं भाग पाएगा। वो हाथ पैरों की ताकत से नहीं भागता है, वो जिद और जुनून की ताकत से भागता है, विल पावर से भागता है, और विल पावर ही वीर्य में। तो कई बार हम ये भी कहते हैं ना कि यार मैं जिंदगी में हार गया, मैं जिंदगी में थक गया, मैं परेशान हो गया, विल पावर खत्म हो गई। यार ये मत मानो, मैं फिर कह रहा हूं, 500 और 1000 के नोट करेंसी नहीं है। असली करेंसी तुम्हारी विल पावर है, तुम्हारा स्टेमिना है, तुम्हारी एनर्जी है। जवानी की बात कर रहा हूं, बुढ़ापे में 500 और 1000 का नोट करेंसी है, जवानी में करेंसी नहीं है। जवानी में शक्ति ही करेंसी है, चाहे वो मेंटल हो, वो फिजिकल हो, वो सेक्सुअल हो, वो स्पिरिचुअल हो, वही असली ताकत है। और तुम अगर इस गलतफहमी में रह गए कि मजे करो और जिंदगी बर्बाद होती है तो होने दो, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जहां जब जब समय मिला खुद को बर्बाद करता चला गया, तो तुम्हें मैं नहीं बचा पाऊंगा। और मुझे अफसोस होगा कि तुम भारत माता के काबिल और ताकतवर सपूत बन सकते थे, ऊर्जावान शक्तिवान शक्तिशाली पुरुष बन सकते थे, लेकिन तुम खपच्ची बनकर खत्म हो गए। और मेरा खुद का सपना टूट जाएगा कि मुझे इस देश को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाना था, जिनकी मेमोरी जबरदस्त हो, जिनमें जज्बा जुनून हो। खत्म हो जाओ, करेंसी बनाओ, यहां समझते हैं। मैं अब उसी साइंस की बात करता हूं जो, ठीक है, एंजाइटी स्ट्रेस तो सिगरेट से भी खत्म होता है, विमल से भी खत्म होता है। खैर, देखो, सीमन, सीमन एक फ्लूइड है, और उस फ्लूइड का एकमात्र गोल है स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, शुक्राणु को न्यूट्रिशन देना, शुक्राणु को पोषण देना। ध्यान से समझना, स्पर्म हमारी वो सेल है, स्पर्म हमारी वो सेल है, वो कोशिका है जिससे एक नया जीवन बनता है। सबको पता है, अगर नए जीवन की उत्पत्ति होती है तो पुरुष की स्पर्म सेल स्पर्म से ही होता है, और उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है ये फ्लूइड। अब इस फ्लूइड में क्या क्या होता है तुम खुद समझना, उसके बाद तुम्हें जितना इसका नुकसान करना उतना करना। इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें जिंक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट में इन सभी के सप्लीमेंट वही डॉक्टर्स लिखते हैं जो ये कहते हैं कि जितना हो सके वीर्यवाह हो। फिर वही डॉक्टर कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, जिंक की कमी है। जिंक पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखो, जिंक एक वो मिनरल है, एक वो आयन है जो आपके लिए टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन। जब सीमन रिलीज होता है तो जिंक भी चला जाता है, और कई लोग जिंक के सप्लीमेंट्स लेते हैं, बोलते हैं कि नींद बढ़िया आती, तो भाई पहले रिलीज क्यों किया, ऐसे नींद अच्छी आ जाती। जैसे जिंक रिलीज होगा, नेचुरली आपकी बॉडी में टेस्टेस्टिरोन टेस्टेस्टिरोन ड्रॉप हो जाए।
अब देखो, इतना ही नहीं, सीमन में विटामिन सी भी होती, वीर्य में एंजाइम्स भी होते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी होती है, इसमें अमीनो एसिड्स भी होते हैं। मेरा तो ये मानना है कि भाई आप खुद देखना, जिस इंसान में वीर्य की शक्ति होगी, जिस इंसान में जुनून होगा, वो इंसान आप खुद देखना, वो दुनिया के सामने जाएगा, दुनिया को मेंटोर करेगा, दुनिया को गाइड करेगा, उसकी आंखें झुकी हुई नहीं होगी, उसमें जुनून होगा कुछ करने का, हर वक्त कुछ करने के सपने के साथ में वो इंसान जिएगा। वो भोगी नहीं होगा, वो योगी होगा, वो तपस्वी होगा, वो तेजस्वी होगा, वो जीन्स में भी होगा तब भी वो तेजस्वी होगा, तपस्वी होगा, वो कुछ भी पहने होगा, किसी भी वस्त्र में होगा, उसमें जुनून होगा। कई लोग ऐसे होते हैं, वस्त्र धारण कर लिए हैं बस वैसे कि लगे कि हम संत हैं, अंदर सारा मामला खोखला पड़ा है, सब खोखला पड़ा है, पता ही नहीं कि करना क्या है, लोगों को समझाना क्या है। मैं देखता हूं, मुझे माफ करना, भारत के योगियों, भारत के असली संतों, भारत के असली देव तुल्य समकक्ष साधु महात्माओं, मुझे माफ करना, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मुझे प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, जिन्होंने साधु के वस्त्र पहन रखे हैं, मौलवी के वस्त्र पहन रखे हैं, किसी और धर्म के धर्मात्मा के वस्त्र पहन रखे हैं, और चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा करना था तो परिवार क्यों छोड़ा, आराम से बार में जाते, नशा करते। कुछ पता नहीं है, बस देश चले जा रहा है, कुछ होश में नहीं है, बस जो चला जाए वो चलता जाए, उससे कोई मतलब नहीं। फ्रक्टोज नाम की एक कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज शुगर। मेरे स्कूल में एक मेरा साथी था, वो एक अजीब सी बात कहने लगा। वो कहने लगा कि मैं हर दिन मेस्टरबेट करता हूँ, और मेस्टरबेट करने के बाद चीनी खा लेता हूँ। मैंने कहा क्यों? मैंने पढ़ा है कि बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था। वो कहता है कि उसमें फ्रक्टोज होता है, तो चीनी खाते वो रिकवर हो जाता है, कि सुक्रोज मतलब चीनी, और सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज शायद। वैसी बेवकूफ़ वाली बातें करता था। तो मैंने कहा ये बता कि तू फिर सोता क्यों है, सोता क्यों है फिर तू, अगर इतनी देर में शक्ति वापस आती तो सोता क्यों है? मैं उस वक्त स्पोर्ट्स में था, मैं उस वक्त क्रिकेट खेलता था, बाकी और चीज़ों में मैं एक्टिव था। मैंने कहा तू सोता क्यों है? बोले तू नहीं समझेगा। मैंने कहा जो को मुझे समझना भी नहीं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब किसी चीज़ में इतने सारे, जिसमें विटामिन सी जिसकी टैबलेट्स आती है, अमीनो एसिड्स की टैबलेट्स आती है, प्रोटीन सप्लीमेंट भारत में चल रहे हैं, एंजाइम्स डिफरेंट टाइप के, फ्रक्टोज शुगर, क्या ये सारे सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं सर। तो ये जब किसी चीज़ में नेचुरली हैं, प्राकृतिक रूप से हैं, नेचुरली हैं, तो क्या उस चीज़ को बहा देना चाहिए? देखो, हर एक उस चीज़ को समझो, जब कोई चीज़ नशा बन जाती है, लत बन जाती है, उसी दिन से वो तुम्हारी दुश्मन हो जाती है, चाहे वो कितनी ही बेहतरीन चीज हो। लत और नशा अगर ध्यान का भी हो तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान फिर कर्म से मुक्त हो जाता है। ध्यान के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर मैंने एक अलग सेशन लिया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। खैर, चीजों को समझते हैं, हालात को समझते हैं, और मैं ये कहूंगा कि जितनी भी स्कूल्स हैं उसमें सेशन को दिखाया जाए, जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सेशन को दिखाया जाए। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। अगर आप भारत को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा करें, आपकी कृपा होगी। मेस्टरबेशन से डोपामिन तो बढ़ता है, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक वो केमिकल है, दैट इज नॉन एज एडिक्शन केमिकल। और एक्चुअली में क्या होता है कि जब डोपामिन कम होता है, जैसे मान लो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं,
आप जैसे ही कुछ दिन इंस्टाग्राम चलाना बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया चलाना बंद कर दें, तो आप ये पाएंगे कि आपका डोपामिन कम हो गया है, तो फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा ही सीमन के साथ में है, ऐसा ही गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सबके साथ में। अब डोपामिन को बढ़ाने के कुछ और भी तरीके हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे, बट पहले एक बार करेंगे कि ब्रह्मचर्य के ऊपर स्ट्रिक्ट कैसे रहा जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसकी मैंने कभी बात नहीं करी है, और मैं कुछ और मुद्दों की बात यहाँ पर भी करने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले, ब्रह्मचर्य बॉडी का नहीं, माइंड का खेल है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा सेक्सुअल ऑर्गन ब्रेन है, माइंड है। यहां जैसे थॉट्स आते हैं वैसा ही ब्लड फ्लो होता है। जैसे तुम्हें कुछ खाने का मन किया, यहां से खाने का, जैसे तुमने क्या किया, तुमने रसमलाई देख ली, मान लो जो तुम्हारी फेवरेट मिठाई है, रसमलाई देख ली या रसगुल्ला देख लिया, तो यहां से सलाइवेशन हुआ और सारा ब्लड फ्लो पेट की तरफ आ गया कि भाई अब कुछ आने दो, कुछ आने दो, कुछ आने दो। सब यहां से हुआ। दिमाग कैसे काम करता है, दिमाग का 100% इस्तेमाल कैसे करें, मेरा वीडियो बना हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, 3.5-4 लाख लोगों ने उसको देखा, और वो यूट्यूब का मेरा सबसे पावरफुल वीडियो। खैर, तो इट्स ए माइंड गेम, इट्स ए माइंड गेम। तो अगर किसी को भी जिंदगी में कुछ हासिल करना है, बड़ा लक्ष्य चुनना है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये माइंड गेम है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस बंजर जमीन में कुछ नहीं होता है वहां घास फूस अपने आप उगाती है। अगर तुम्हारे दिमाग में किसी लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता नहीं है, सपना नहीं है, जुनून नहीं है, जिद नहीं है, तो वहां पर एक गंदगी अपने आप बना पाएगी। तुम्हारे दोस्त ऐसे हो जाएंगे, तुम्हारी संगत ऐसी हो जाएगी, तुम्हारा सोशल मीडिया फीड ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा गूगल सर्च ऐसा हो जाएगा कि तुम ना चाहकर भी वही जाओगे, क्योंकि तुम्हारा सपना इतना छोटा है कि अब तुम खुद को खत्म कर देना चाहते हो, खाक हो जाना चाहते हो। तुम देखो तुम्हारे चेहरे को, उसके ऊपर कोई चमक बची नहीं है, उसमें कुछ शक्ति बची नहीं है, कुछ जुनून बचा नहीं, क्योंकि तुम खुद का नाश किए जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करने का सोच रहे हैं, समय पर उठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं, कई लोगों को स्वप्न दोष होना शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं, तो कम से कम 4:30 से 5 के बीच में उठ जाए, कम से कम। मैं नहीं कहूँगा कि 3 बजे उठ जाओ, मैं नहीं कहूँगा कि 4 बजे उठ जाओ, बट एटलीस्ट 4:30 से 5 के बीच में। कई बार आपने सुना होगा, कई लोग आप भी किसी पंडित के पास, ज्योतिषी के पास गए होंगे, वो कहता है कि आपका बुध कमजोर है, बृहस्पति कमजोर है, शनि की दशा चल रही है, शनि वक्री हो रखा है, राहु की अंतर्दशा है, केतु की महादशा है, बुध गड़बड़ है, शुक्र की कमजोरी है, सूर्य भगवान अस्त हो रखे हैं, चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहा है, और ना जाने क्या क्या। जो इंसान तारों की छाया में उठ जा रहा है, यानी कि जब तारे दिख रहे हैं और उस वक्त अपने शरीर को तपा रहा है, उसका कोई ग्रह, उसका कोई प्लैनेट, उसका शुक्र, राहु, मंगल, केतु, शनि, सूर्य, चंद्रमा कुछ कमजोर नहीं हो सकता। ये वो समय होता है जब सारे तारे दिख रहे होते हैं और हर तारा आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार होता है। जुनून अगर ब्रह्मांड से खींचना है, जुनून की आग अगर ब्रह्मांड से लेनी है, तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि सर 4 दिन उठे फिर नहीं उठ पाए तो अब सोते ही रहते। रीसेट योरसेल्फ। तुम जब 2 दिन खाना समय से नहीं खा पाते,
तो ऐसा थोड़ा ना कि खाना छोड़ देते हो, तुम वापस खाने का टाइम रीसेट करते हो नहीं करते हो? तो खाना का टाइम तो रीसेट हो गया, उठने का टाइम रीसेट नहीं हो पा रहा। जुनून नहीं है। समय पर उठना बहुत जरूरी है। उससे इंपॉर्टेंट बात, समय पर खाना उतना ही जरूरी। समय पर खाना, अगर आप जब रात को सो रहे हो तो 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, सोने से 4 घंटे पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाथों हाथ खाए और आप हाथों हाथ सो गए, भोजन ढंग से पचा नहीं, तो आप ये देखोगे कि क्या आपका गड़बड़ डाइजेशन जो है वो आपको नाइटफॉल करवा देगा, स्वप्न दोष करवा देगा। बाई करवट सोना चाहिए, बाई करवट, सीधे नहीं सोना चाहिए, बाई करवट सोना चाहिए, इससे आपका पाचन अच्छा होता है। बाई करवट सोना चाहिए। पता है अभी एक रिपोर्ट आई, एक रिपोर्ट आई, हम उस दौर में गुजर रहे हैं, उस समय से गुजर रहे हैं जब लोग बाग एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच, इनकी बातें मान रहे हैं। जो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो रखी है उसकी कोई बात नहीं मान रहा है। मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूं, ये टोमेटो और ये पिगी विगी, ये भारत में सबसे ज्यादा पेशेंट पैदा कर रहे हैं। आदमी को जब भूख लग रही है, जब फोन निकाला और मंगवा लिया। हमारा एंशियंट साइंस आयुर्वेदा मीन्स वेदा अबाउट लाइफ, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते रहे हैं कि खाना समय पर खा लो, समय पर उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जैविक घड़ी जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो अंदर से सेट हो रही है, जो अलार्म से नहीं चलती है, जो एप्पल के हेडक्वार्टर से, सैमसंग के हेडक्वार्टर से नहीं चलती है, जो इस हेडक्वार्टर से चलती है, जिससे बड़ा कोई हेडक्वार्टर इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तुम तो हो हार्ट बीट बढ़ गई, आज के स्टेप कितने हो गए, आज तो एंग्जाइटी दिखा रही है, आज तो स्ट्रेस दिखा रही है। ये सब बकवास बातें हैं। भारत में जब से वेस्टर्न कल्चर आया है, भारत के लोग, मैं खाना खा चुका हूं, 6 बजे मैं खाना खा चुका था, सेशन 8 बजे है, मैं खाना खा के सेशन ले रहा हूं। हेलो, नमस्कार। तुम 9 बजे बाद खाना खाओ, डायबिटीज का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना। 10 बजे बाद खाना खाओ, बीपी का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना। 11 बजे के बाद खाना खाओ, कैंसर की पॉलिसी ले लेना। जितना लेट खाना खाते जाओगे शरीर पे जोर आएगा, क्योंकि खाने को पचाने के लिए खून चाहिए, और जब तुम खाना खा के सो गए तो अब जोर हार्ट पे आएगा, उसको ब्लड भेजना है पेट में, पेट खराब रहता है साहब, तो तुम खा के सो जाते हो, खाना पचता नहीं, सड़ता है। जब सड़ता है तो शक्ति देता नहीं, शक्तिहीन करता है, शक्ति क्षीण करता है। सुबह उठते हो तो चेहरे के ऊपर तेल होता है, चमक होती नहीं है, थके थके उठते हो, नींद पूरी नहीं होती है। 4 घंटे पहले खाना खा के देखो, 6 से 7 के बीच में खाना खा के देखो, इतनी शानदार नींद आएगी, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठोगे। और सोने से पहले दाएं नाक को बंद कर लो, बाएं से श्वास आने दो, सोने से जस्ट पहले। दिमाग बिल्कुल ठंडा, स्ट्रेस खत्म, एंजाइटी खत्म, इतनी सुकून भरी नींद कि तुम बिस्तर से जब उठोगे तो उछल के बाहर आओगे। ऐसे नहीं कि बिस्तर से उठ गए हैं, अब वो कंबल हटा रहे हैं, रजाई हटा रहे हैं, तकिया हटा रहे हैं, अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, 2 घंटे बाद उठ के आए। इसका सीधा मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। नींद बढ़िया तभी आएगी जब खाना पचा रहेगा, पानी पीने का समय भी मिल जाता है। लोगों को पथरियां हो रही है, लोगों की किडनी खराब हो रही है, लोगों का लीवर काम नहीं कर रहा, क्यों? खाना ठूस के सो गए। जब खाना ठूस के सो गए तो उसको पचाएगा कौन? फिर गोलियां ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में सारी समस्याओं से जूझ चुका हूं, मैं कोई ज्ञानी महात्मा संत नहीं हूं, मैं जूझ कर आया हूं, जिससे मुझे ज्ञान हुआ है। मैं कहीं पढ़कर नहीं आया हूं, मैं खुद की जिंदगी से सीख कर आया हूं, तब तुम्हें बता रहा हूं, तब तुम्हें सिखा रहा हूं। मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरी जिंदगी ही मेरा गुरु है। जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम्हें सिखा रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ।
मतलब हम लोग 12 बजे खा रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं दोपहर में, और फिर कहते हैं कि लगता है कि सब हार गए हैं। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, तुम 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। सर कैसे उठे? 10 बजे तो नींद ही नहीं आती। एक दिन जितने बजे भी नींद आती है, 12 बजे आती है, 1 बजे आती है, 2 बजे आती है, सो जाओ उस टाइम पे, 4 बजे उठ जाओ, अगले दिन 10 बजे नींद आ जाएगी। तुम 10 से 4 उठ के देख लो, ये काम तुम सिर्फ और सिर्फ 30 दिन करके देख लो, तुम्हारी जिंदगी में 3 से ज्यादा दिक्कतें नहीं है। 4 होगी, 5 होगी, 7 8 होगी, 9 10 होगी, कितनी दिक्कतें हैं। मैं कह रहा हूं तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत भी है। तुम्हें लगेगा कि तुम अब स्वर्ग में जी रहे हो। तुम्हारे में खुद में शक्ति बढ़ने लगेगी, तुम्हारे में ताकत, जिंदगी में कुछ करने का जज्बा आ जाएगा। तो ब्रह्मचर्य के लिए ये चीजें करना बहुत जरूरी है। और खुद को अपच से बचाओ। जिसका पेट कमजोर है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। अपच से बचाओ। भारत में सबसे ज्यादा लोगों को इंडाइजेशन है, अपच है, पचता ही नहीं है। मैंने एक क्रिया बताई थी आप सभी को कि सोते वक्त दायां नाक बंद कर लो, बाएं से आने दो श्वास। कुछ फायदा हुआ इससे? जिंदगी में सुकून आया है इससे? मैं तो भारत की सेवा करने के लिए आया हूं। मुझे यहाँ पर खड़े होने से आपसे पैसा नहीं चाहिए। मुझे भारतीयों का सुकून चाहिए। भारत का युवा ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी चाहिए कि जो किसी काम को, भारतीयों को तो सबने लूटा है। अंग्रेजों ने 200 साल गुलाम किया, हमारे जीन को, हमारे शरीर को, हमारी ताकत को कमजोर कर दिया। भारतीयों को गुलाम बनाया, खाना कभी मिला नहीं। हम यू हमारा जीन कमजोर हो गया। हम पहले बहुत शक्तिशाली थे। उससे पहले मुगलों ने हमारा सत्यानाश किया। मुगलों ने हमारा सत्यानाश किया, अंग्रेजों ने हमारा सत्यानाश किया, हमारा जीन ही कमजोर कर दिया। हम शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर ही रहेंगे। 75 साल हमारी आजादी को हो गए, उसके बाद भी हम उसी कमजोरी को पाले हुए हैं, क्योंकि हम अभी भी उन बेवकूफों की बातों को मान रहे हैं। वो हमें मेंटली गुलाम बना चुके हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। तो हमें अपच से बचना है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप मानोगे नहीं, एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, अंग्रेजी के अखबार में छपी। आर्टिकल क्या छपा कि अमेरिका ईसबगोल का दीवाना हो गया है। बिस्किट में, कुकीज में, डिशेस में, सब में वो ईसबगोल डाल रहे हैं, जो भारत उनको निर्यात कर रहा है। ईसबगोल, ईसबगोल एक फाइबर सप्लीमेंट है। ईसबगोल, ईसबगोल। और अगर आपको इंडाइजेशन है, आपकी आंखें कमजोर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपको एंजाइटी रहती है, पेट ठीक नहीं रहता है, सर में दर्द रहता है, ईसबगोल और आधा चम्मच त्रिफला। त्रिफला क्या है भाई? त्रिफला के हिसाब से, त्रिफला में 3 चीजें होती है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। मेरे फादर आयुर्वेद डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं और राजस्थान के। और मैंने जो आयुर्वेद का ज्ञान लिया है ना, वो मेरे पिताजी से लिया है। और मेडिकल साइंस मैंने खुद ने पढ़ी है। तो इसलिए मुझे आयुर्वेद का पता है, और मैं खुद बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। त्रिफला में क्या होता है? 3 चीजें, हरड़, बहेड़ा, आंवला। आयुर्वेद ये कहता है कि ये ही इस धरती के ब्रह्मा विष्णु महेश है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। मतलब ये तक मेरे पिताजी कहते हैं कि जो हरड़ का सेवन जिंदगी भर कर ले, उसकी 100 साल पहले मृत्यु होना असंभव है। असंभव है। तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसबगोल 1 चम्मच, आधा चम्मच त्रिफला। आप रात को सोने से पहले, जब आपने खाना खा लिया है, सब कुछ हो गया, एक बड़े गिलास में या छोटा गिलास में घोल लें और पी लें, परमानेंट कर लें। ये जहर नहीं है, दवा भी नहीं है, अमृत है, अमृत। आप देखेंगे कि आपका पेट हमेशा के लिए ठीक रहने लगा है, आपका डाइजेशन बेटर हो गया है, आप एनर्जेटिक रहते हैं,
आपको खाना पचने लगा है, आपके सेक्सुअल थॉट्स कम हो गए हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आपकी बॉडी बैलेंस हो रही है, आपकी स्किन साफ हो रही है, त्वचा में चमक आ रही है, मेमोरी बढ़ रही है, सब कुछ आपका होने लगेगा। तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। अपच नहीं होनी चाहिए किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो, हर एक केस में। उससे इंपॉर्टेंट चीज, रियल लोगों को फॉलो करें, फॉलो रियल पीपल। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कच्चा बादाम, पका हुआ बादाम, कच्चा आम, पका हुआ आम, संतरा कच्चा हुआ, और जो भी है सब लोगों को फॉलो करके देख लिया। जिंदगी में कुछ फायदा हो रहा है तो उनको फॉलो करते रहिए, नुकसान हो रहा है या कुछ फायदा नहीं हुआ है तो उन लोगों को फॉलो करिए जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। और हर प्लेटफॉर्म पर जहां पर भी आप हैं, उन्हीं को फॉलो करने का प्रयास करिए जो आपकी जिंदगी को बेहतर करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही संगत है मोबाइल के ज़माने में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अब अपन लोगों के बीच में रहते नहीं हैं, अब मोबाइल के साथ में रहते हैं। और मोबाइल में आप किसको देखते हो? अभी आप मेरे को देख रहे हो, आप मेरी संगत में हो। आप मेरे पास बैठ रहे होते तब भी मैं आपको यही बात बता रहा होता, तो आप मेरी संगत में हो। एक बच्चा पूछ रहा है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो वो इसी से दूर होगी। पूरे भारत को ये दिक्कत है क्योंकि भारत की डाइट में सप्लीमेंट्स के तौर पर ये फाइबर नहीं, इसलिए तो हम देखते हैं भारत में कायम चूर्ण का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और पेट सफा तो हर रोग दफा का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, और ना जाने क्या क्या चल रहा है। पानी में घोल के लेना है इसको। देखो भाई, एक और चीज समझ लो, दूध भी सोते समय नहीं पीना है। दूध भी अगर आप पीते हो तो 4 घंटे पहले पी लो, दूध भी 4 घंटे पहले। और दूध को ठंडा करके पियो, और दूध में गर्म नहीं पीना है, दूध को ठंडा करके ही पीना है। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए ठंडा दूध ठीक रहता है। सुबह पियो तो बढ़िया, रात को तो अवॉइड करो तो ज़्यादा ठीक रहता है दूध। और हल्दी उसमें डाल लो तो और भी अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की दिक्कत है उनको, जो मोशन मूवमेंट से वो प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। और उसके लिए कब्ज की वजह से ऐसा होता है ना कि कब्ज आपकी स्किन पे दिखता है, पिंपल्स हो जाएंगे, फोड़े फुंसी हो जाएंगे, कई चीज़ें हो जाती है उसकी वजह से। तो हम लोग जो बातें समझ रहे हैं उनका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ठीक है। और इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? वही सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो कचरा ना खाएं, जिसके लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है या बताया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक पिज्ज़ा नहीं खाया, कभी खाया ही नहीं। बर्गर मैंने खाया खाया स्कूल में खाया। कितने रुपए का आता था? 5 रुपए का। क्या होता था कि शनिवार के दिन, अब बच्चा था, बच्चा मन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि मैं शुरू से महाज्ञानी पैदा हुआ हूँ, समय के साथ ही चीज़ें सीखी है। क्या होता था कि मम्मी रोज टिफिन में रोटी और वो लेसवा गूंदा जिसको बोलते हैं, या कैर जो होता है, या फिर कैरी कच्चा आम, उसका अचार डाल देती थी। क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ता था, मैं गांव से शहर में आता था पढ़ने के लिए उस बस में जिसमें कभी सीट नहीं मिलती थी। बाबा लोग बीड़ी पीते रहते थे, धुआं पूरी बस में रहता था, खड़ा खड़ा आता था। सुबह जल्दी आता था तो रोटी के, 2 रोटी के बीच में ऐसे अचार डाल के दे देती थी मम्मी। तो मैं बोलता था, मतलब मेरा छोटा भाई और मैं दोनों बोलते थे कि मैंने कहा मम्मी ये रोज रोज अचार, बेटा आज सैटरडे है, आज ये 5-5 रुपए तुम दोनों पकड़ो। सेपरेट देती थी दोनों को, ऐसे नहीं एक को 10 दे दिए, मेरे को 5, छोटे भाई को 5, कि स्कूल की कैंटीन से बर्गर खा लेना। उस दिन लगता था कि वाह आज तो मजे आ गए। अब स्कूल की कैंटीन जो थी, हमारी स्कूल कोई इतनी हाई क्वालिटी की स्कूल नहीं थी, बहुत नॉर्मल स्कूल थी, हिंदी मीडियम की स्कूल थी। तो वो बर्गर कैसा होता था, एक समोसा होता था और 2 बन जो होते हैं, बन सीखी हुई ब्रेड जो होती है उसके बीच में होता था। तो वो हम तब खाते थे। तो अभी मैं यही कह रहा हूँ कि जिसमें भी चटनी है, तेज मसाले हैं, बहुत ज़्यादा तेल है, अंडे हो गए, उसका योक वाला पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा मांस हो गया, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है अपने को, जिसपे हीट पैदा होती है। और भाई तुम चाहे जो खा रहे हो, मान लेते तुम्हारी जो डाइट है ना, अगर तुम पसीना बहा रहे हो, अब सबसे बड़ी ताकत की बात करता हूं मैं, पसीना, तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
माफ करना, लेकिन सबसे बड़ी हकीकत यही है। अगर तुम पसीना बहा रहे हो तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देखो, आपकी डाइट क्या है, आपकी हैबिट क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं कि पसीना बहाओ। आप इसबगोल और त्रिफला को मिक्स करके ले सकते हैं, हाँ। और एकाकीपन, लॉनलीनेस को कैसे दूर करें, एक सवाल आ रहा है, मेरा पूरा सेशन इसके ऊपर है, आप जाकर अटेंड कर सकते हैं। पसीना बहाओ। मैं हमेशा हमेशा ये चीज कहता हूं कि हर भारतीय को 20 मिनट सीढ़ी चढ़नी चाहिए या फिर 40 मिनट पैदल चलना चाहिए। पैदल। पता है, जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है, हाँ, ऑपरेशन होता है, तो उसको सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि सीढ़ी नहीं चढ़नी। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में जितना जोर आता है किसी इंसान को, उतना और किसी भी काम में नहीं आ सकता। मेरी मम्मी, उनकी उम्र 50 साल के आसपास है, और अभी जब वो कपड़े धोती हैं तो, क्योंकि मैं तो रोज सीढ़ियाँ चढ़ने का अभ्यास करता हूँ, मैं तो 20 से 25 मिनट सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कम से कम चढ़ता हूँ। कभी कभार जब काम करने आता हूँ तो यहाँ भी चढ़ लेता हूँ, कभी 40 मिनट हो जाता है, कभी 1 घंटा हो जाता है। आजकल तो मैं डंबल लेके सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कभी एक्सरसाइज करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो मम्मी जब कपड़े धोती है तो छत पे सुखाती है, तो वो मेरे को ही बोलती है कि तू इधर आ। मैंने कहा हाँ, ये बाल्टी ऊपर छत पे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये रोज सीढ़ियाँ चढ़ता है। मम्मी का सांस थोड़ा सा भर जाता है, 50 की उम्र हो गई। लेकिन तुम जो ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी होंगे, जो शुरू से पसीना बहा रहे हैं, शुरू से वर्जिश कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उनका हार्ट मजबूत रहेगा, उनका फेफड़ा मजबूत रहेगा, हमेशा हमेशा। ये मेरी श्योरिटी है, मेरी गारंटी है। तो पसीना अपने को बहाना है, क्योंकि पसीने में क्या होता है ना, जैसे भी एक बात कर रहा है सर, बहुत जिंदगी में अकेलापन है, लॉनलीनेस है, कैसे खत्म होगी? तो भाई वो जो नेगेटिविटी है, वो जो एंग्जाइटी है, वो जो स्ट्रेस है, वो सब पसीने में बह जाएगा। स्विमिंग कर सकते हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज स्विमिंग भी है। स्विमिंग, तैरना कमजोर एक्सरसाइज नहीं है भाई, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज। हमारे घर में, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिनका खेत है, 20 बीघा खेत है हमारा गांव में, और हमारा होद होता है वहाँ पे। होद है। होद में क्या होता है कि पानी पहले भरते हैं और फिर उससे पूरे खेत में सप्लाई करते हैं। तो होद जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहाँ हम खूब नहाते थे, खूब तैरते थे। तो वो तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, तैरना तो बहुत ताकतवर एक्सरसाइज है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई ये आपको सेवन नहीं करना है। और मुझे बताओ कि अभी जितने लोग सेशन देख रहे हैं उसमें से सीढ़ियां कितने लोग चढ़ते हैं? मैं कह रहा हूँ किसी को मल्टीविटामिन की, किसी को कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। जिसका पसीना बह रहा है उसका वीर्य नहीं बहेगा, ये चमक आ जाएगी उसके चेहरे पे। कौन बहा रहा है वीर्य? जो बैठा है, जो खा रहा है, रात को सो नहीं रहा है, समय से उठ नहीं रहा है, गंदी चीजें देख रहा है। किसका नहीं बह रहा है? तो पसीना बहा रहा है। क्योंकि पसीना, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम, सुन लो ध्यान से, अगर तुम रोज ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो मूर्ति के सामने जाकर अगरबत्ती मत जलाओ। घर से बाहर निकलो या घर में ही रहो, पसीना बहाओ। वो पसीना, वो मेहनत, उससे ईश्वर जितना खुश होता है ना, वो तुम्हारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, दीपक देख के नहीं होगा। मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मैंने जिंदगी में अगरबत्ती भी बहुत जलाई है। मैं जब 8वीं क्लास में था तो मुझे मम्मी ने कहा कि ईश्वर की आराधना प्रार्थना किया कर। 11 अगरबत्ती रोज जलाता था मैं। लेकिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी में अगर आपकी समस्याओं को धुआं धुआं करना है तो अगरबत्ती का धुआं नहीं, अपने शरीर का पसीना निकालो। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य का फायदा क्या है सर, क्यों फॉलो करना है? तो भाई, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मैं कह रहा हूं
आज भारत में करोड़ों की संख्या में जो बड़े हो गए उनको बीपी शुगर हो गया, थायराइड हो गया, मोटापन हो गया। भारत में तो मोटापन होना अचीवमेंट होता है भाई, ये तो खाते पीते घर का है। कई लोग तो इतने मोटे हो गए उनको डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है, ये तोंद के ऊपर थाली रख लेते हैं, यहीं से खा लेते हैं। जो जवान हैं उनको ये हो रखा है, बड़ों को बीपी शुगर हो गया, छोटों को ये हो रखा है। जिसने सीमन होल्ड किया, जिसने सीमन होल्ड किया वो थॉट्स को होल्ड कर सकता है, और जो थॉट्स को होल्ड कर सकता है उसको एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होगा, चेहरे के ऊपर चमक होगी, शक्ति बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ जाएगी, रिटेंशन पावर, स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, एकाग्रता, ओजस्विता, तेजस, तप, हर एक तरीके से उसमें वो निखार आएगा जिसको हमेशा चाहता था। लेकिन आसान नहीं होगा, पसीना बहाना पड़े, और बिना पसीना बहाए तुम एक काम कभी नहीं कर पाओगे, पसीना बहाना पड़े। आगे समझो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो तो जैसे ही ये करते हैं उनको स्वपन दोष होने लगता है, फिर वो कहते हैं कि भाड़ में गया ब्रह्मचर्य, हमारे लिए तो वही सब ठीक था। और मुझे कई कई बार अफसोस होता है कि भारत के कई लोगों ने कई जगह पर अखबारों में दीवारों पर विज्ञापन लगा रखा है कि स्वपन दोष एक बीमारी है। कौन बेवकूफ़ ये कहता है कि स्वपन दोष एक बीमारी? कोई बीमारी नहीं, सामान्य चीज है। लेकिन इससे भी वीरनाश तो होता है, ये बात तो सही है। हाँ, जो वीरनाश स्वपन दोष से होता है उसमें समय खराब नहीं होता, इसमें तो समय खराब होता है ना। इंसान रात भर जगा हुआ है, फिर वो कोई वेबसाइट देख रहा है या किससे बात कर रहा है, किससे चैट कर रहा है, और फिर इसको बहा दे रहा है। वीरनाश यहाँ पर भी होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ स्वपन दोष ना हो तो ये सब चीजें, समय पर उठना पड़ेगा, 4 घंटे पहले खाना पड़ेगा, अपच से बचना पड़ेगा, ये सब गोल त्रिफला को घोल के पीना पड़ेगा, ये सब सब बकवास चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पसीना बहाना पड़ेगा, 20 मिनट सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, स्टेमिना, एनर्जी, मेमोरी, ये वर्तमान समय की करेंसी है, वर्तमान समय के नोट है, वर्तमान समय के वोट है। अगर तुम्हारे में जुनून है, ताकत है, जज्बा है, दिमाग है, बुद्धि है, कुछ करने का जज्बा है, लड़ने की क्षमता है, तो ये तुम्हारी करेंसी है, ये तुम्हारे नोट है, ये तुम्हारा बैंक है, ये तुम्हारा खाता है। और इसके लिए सब करना पड़ेगा। अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम तो बिल्कुल खत्म हो गए। अब हमें ये बताओ कि किस तरीके से हम लोग हमारी शक्ति को वापस पा सकते हैं। तो भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ेगी। देखो मैं एक बहुत सिंपल डाइट बताता हूँ। चना जो होता है, चने को भिगो लो, और भिगो के या तो चबा चबा के खा लो, एक ठीक है, या तुम लोग क्या करो, रोटी के साथ, जो रोटी अपनी बनती है घर में, चना है उसको भिगो लिया रात भर, सुबह मिक्सी में पीस दिया, और रोटी का जो आटा है उसके साथ चने के आटे को मिक्स कर दिया, हाई प्रोटीन हो गया। अब रोटी में हाई प्रोटीन है, वो रोटी खाओ, 2 3 4 5 महीने 6 महीने खाओ, शरीर में ताकत आएगी, चमक आएगी, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पूरा हो जाएगा। या फिर ये सेम काम मूंग के लिए कर सकते हो, मूंग को रात भर भिगोया, पीस दिया, आटे के साथ मिक्स कर दिया, रोटी बना ली। अगर कोई भाई, कोई हम लोग मान लो गरीब परिवार से, भारत में 80% जनता गरीब परिवार से, कोई मेहनत करके आगे निकल गए, बाकी लोग अभी वही संघर्ष कर रहे, तो हम नहीं खा सकते यार, हम बादाम नहीं खा सकते, हम अखरोट नहीं खा सकते, हम किशमिश नहीं खा सकते, कोई दिक्कत नहीं यार, चना तो खा सकते हैं। चने के लिए मैंने पढ़ा कि चने में इतनी ताकत है, मूंग का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मूंग में इतनी ताकत है कि किसी के शरीर को फौलाद बना सकता है। आपके घर में किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर की दिक्कत है, किसी को बीपी की दिक्कत है, वो रोटियां खा रहे हैं, आबद है, घी आबद है, गुलाब जामुन आबद है, रसगुल्ला आबद है, बस चाय फीकी पियेंगे, बाकी सब में कार्बोहाइड्रेट 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 को कम करो।
चने की रोटी खा लो, मूंग की रोटी खा लो। हाँ, रात भर भिगोया, पीसा, गीला गीला और गीला गीला सेका, क्या टेस्ट आता है उसका। तो थोड़ा दिमाग करोगे तो मतलब टेस्टी बनता है। दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को मॉडिफाई कर लोगे। मोठ है, रात भर भिगो दिए, मिक्सी में पीसे, चीले बना लिए या आटे के साथ मिक्स कर लिए, 365 दिन करो ये। तो हाई प्रोटीन, इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, फिर हम सप्लीमेंट लेते हैं। सप्लीमेंट वो लोग ले तो ठीक है जो रोज बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब रोज 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए सप्लीमेंट ठीक है। लेकिन तुम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज़ है तो भाई, मतलब मैं बहुत एक अल्टीमेट रोटी बताता हूँ। गेहूँ तो मैं खाता नहीं हूँ, मेरे को तो गेहूँ से एलर्जी है, मैं गेहूँ नहीं खाता हूँ। हमारी फैमिली में सबको एलर्जी गेहूँ से, गेहूँ कोई खाता नहीं हमारे परिवार में। मैं ज्वार की रोटी खाता हूँ, ज्वार। तो ज्वार में क्या करूँगा मैं, ज्वार में रात भर चने भिगोए, वो चने मिक्स कर लिए, फिर और अलसी के बीज को भी पीस लिया, इस चने के साथ में मिक्स कर लिया, तीनों की रोटी बना ली। ओहो, अब इसमें फैट है, इसमें प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है। इसे फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड है, दिमाग उससे शानदार चलता है, जॉइंट उससे ठीक रहते हैं। तो थोड़ा इनोवेटिव कर, थोड़ा इनोवेशन लाओ। थोड़ा इनोवेटिव सोचोगे तो खाने की वो क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाएगी ना कि खाना टेस्टी भी होगा, खाने में हाई प्रोटीन भी होगा, दिमाग भी काम करेगा, थकान भी। 9:30 बज रहे हैं, तुम घर पे बैठ के आराम से देख रहे हो सब। मैं 9:30 बजे पूरे फोकस के साथ में, हाँ 9:30 बज गए, 21 28 का मतलब 9:30 ही होता है। 9:30 बजे भी मैं पूरी ऊर्जा के साथ में आपके सामने हूँ, 9:30 बजे भी। क्यों? तो कहीं ना कहीं डाइट का रूल है। खाना मैं 6 बजे खा लिया हूँ, अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ पीऊंगा तो जूस जास कुछ पी लूंगा। जूस नहीं मिलेगा तो तरबूज पड़ा होगा घर पे, आजकल तो तरबूज में भी नाटक चल रहा है। क्या नाटक चल रहा है उसकी बात करेंगे बाद में। लेकिन ये अल्टीमेट चीज है, पुराने लोग खाते थे। मेरे दादा जो थे, मेरे दादा फैक्ट्री की चिमनी थे, वो बस धुआं निकालते रहे। उनकी डाइट बहुत जबरदस्त थी। 99 साल के हो गए मरे मेरे दादा। उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत तगड़ी थी, बोलने का जज्बा बहुत तगड़ा था, उनके आमने सामने हमेशा लोग बैठे रहते थे। डाइट उनकी अच्छी थी। तो ये डाइट, अगर जैसे आप मुझे बताओ कितने लोग ऐसे जिनके घर में बीपी शुगर के पेशेंट है भाई। बीपी शुगर की दवाई चलती है, दवाई से कोई ठीक नहीं होता। दुनिया की कोई सी भी बीपी की दवाई 16 mmHg से ज्यादा बीपी कम नहीं कर सकती। शुगर की दवाइयों की भी लिमिटेशन है। सारा खेल डाइट पे है, और उससे इंपॉर्टेंट है समय से खाने पर है, समय से खाने पर। अगर आपको लगता है कि भाई हमको खाना पचता नहीं है, भारी खाना हम लोग आ, आ, जो है वो पच नहीं रहा हमारे, तो पहले खा लो, 5 बजे खा लो, 6 बजे खा लो। जैनी लोग जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, बहुत कम हार्ट अटैक आता है उनको, बहुत कम शुगर होता है, बहुत कम बीपी होता है, समय से खा लेते हैं, बस समय से खा लेते हैं। तो इस चीज को समझो। और खाना पच नहीं रहा है तो फिर हल्का फुल्का बिल्कुल ही उबला हुआ खाओ। उबला हुआ क्या, दलिया खिचड़ी। उबला हुआ खाना कमजोर से कमजोर शरीर पचा लेता है। तला हुआ खाना ताकतवर से ताकतवर शरीर नहीं पचा सकता। क्यों? उबला हुआ मतलब जिसमें पानी गया हुआ हो, उबला हुआ। हमारा शरीर में 70% वाटर है। हमारा शरीर उस खाने को पसंद करता है जो उबला हुआ हो। इसलिए मैंने तुमको बोला कि चने को रात भर भिगो दिया, पानी चला गया, पीस लिया थोड़ा पानी डाल के और पानी चला गया, फिर थोड़ा सा सेक लिया उसको। तो अब तला हुआ है वो, कि चने लिए और उसको जो है वो फ्राई कर दिया बढ़िया तेल में और फिर खा रहे हो, तो सत्यानाश कर दिया तुमने। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ब्रह्मचर्य की ताकत, मेमोरी आपकी, आपकी मेंटल शार्पनेस, आपकी थिंकिंग स्किल्स, आपका गोल ओरिएंटेशन, आप हमेशा फोकस रहोगे। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग से हमने चीज़ें स्टार्ट की, और मैंने वो बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हमें ब्रह्मचर्य के पालन का प्रयास करना चाहिए। सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेता हूँ। आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी विचार होंगे, उनका जवाब देने का मैं कोशिश करूँगा। अगला सेशन किस मुद्दे पर लाएं ये भी बताइएगा,
और इस सेशन का फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही, आपका मैसेज ही, आपका अंतिम संदेश ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम करता हूं और एक मिशन पर कार्यरत हूं, ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत। मुझे पता है कि लोग चुनाव जीतकर भी देश के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो मैं बिना कुछ किए, बिना चुनाव जीते, बिना संसद में गए देश के लिए कर पा रहा हूं। इस बात का मुझे गर्व है, मुझे घमंड है। लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि आने वाले समय में जब इस प्लेटफॉर्म से 10 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, उससे पहले ही हम ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत के लोगों को संसद में भेजेंगे और वो लोग देश को बदलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको फिर प्रॉमिस कर रहा हूं कि ओटीटी भारत राजनीति में भी आएगा, सशक्त राजनीति में भी आएगा, और हम हमारी क्षमता के दम पर, हमारी ताकत के दम पर दुनिया को जीत कर दिखाएंगे और ये बताएंगे कि देश को कैसे चलाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे ओजस्वी तेजस्वी और तपस्वी युवाओं की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म से आगे जाएंगे और संसद में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। शुभ रात्रि।